हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें आज हम समायोजन और कुसमायोजन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये समस्त महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के पश्चात आप अच्छे से जान पाएंगे कि यहाँ से कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और आप एक या दो प्रश्न जो भी इसमें से आएंगे वो डेफिनेटली आप सही करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नों के विभिन्न प्रकार किससे संबंधित, समायोजन और कुसमायोजन से। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। अर्थात एक व्यक्ति में एक ही समय पर दो बातें उसके मन में आ रही है, तो कहते हैं ना कि द्वंद्व चल रहा है या विभिन्न विचारों के अंदर विभिन्न विचारों का क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? द्वंद्व। दो विचारों के मध्य क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? द्वंद्व बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या? द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर की नहीं है? अर्थात जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे ना, तैसे ही पहले अपनी भाषा में उसे ट्रांसलेट करेंगे कि ये प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी विशेषता मानसिक रूप से स्वस्थ किशोर की नहीं है, मतलब जो बिल्कुल जिनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है उसकी विशेषता नहीं है। ये पूछना चाह रहे हैं कि मानसिक रूप से किशोर की स्वस्थ किशोर की नहीं है। सुरक्षा की भावना बिल्कुल होती है। अति संवेदनशीलता नहीं बेटा, अति सब जगह खराब होती है, तो अति संवेदनशीलता इसकी विशेषता नहीं हो सकती। वास्तविक बिल्कुल वास्तविक प्रत्यक्षीकरण होता है, करता है अपने बारे में वास्तविक प्रत्यक्षीकरण, और संतुलित जीवन भी होता है। तो एक स्वस्थ किशोर की, एक अच्छा व्यक्ति होगा, मेंटली हेल्थ जिसकी बहुत अच्छी होगी, तो वो कभी भी अति संवेदनशीलता से ग्रसित नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अति संवेदनशीलता। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दमित सामयिक ऊर्जा को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है? मतलब आपके अंदर दमित इमोशनल सामयिक ऊर्जा जो है उसको निकालने का एक सही तरीका कौन सा नहीं हो सकता। अर्थात अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमारे अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर कुसमायोजित हो रहे हैं तो अपने आप को समायोजित करने के लिए कौन सा तरीका हम नहीं अपनाएंगे या कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, मूड स्विंग बिल्कुल अपनाते हैं, विस्थापन ये भी एक मनोरचना है, प्रतिगमन ये भी मनोरचना है, लेकिन प्रभुत्व को हम नहीं अपनाएंगे। क्या नहीं अपनाएंगे? प्रभुत्ववादी हमारे सामयिक ऊर्जा को निकालने का एक सही तरीका नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभुत्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को क्या दे रही हूँ? स्टार दे रही हूँ। ये एक महत्वपूर्ण है, कई बार ही परीक्षा में पूछा जाता है बेटा कि समायोजन के जो तरीके हैं ना, समायोजन के जो तरीके हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब एक बार आप क्वेश्चन देख लें, उसके बाद मैं आपको दोनों प्रकार के जो दोनों तरीके हैं वो मैं बताऊंगी, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्यक्ष तरीका है या कौन सा अप्रत्यक्ष तरीका है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है दमन, दूसरा ऑप्शन है प्रतिगमन, तीसरा ऑप्शन है बाधाओं का निराकरण और चौथा ऑप्शन है युक्तिकरण। तो बच्चा पहले आप ये समझ लें कि समायोजन के तरीके कौन से होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ समायोजन के तरीके। आप अच्छे से समझ लें, ये प्रश्न आपका बार बार परीक्षा में आता है, तो आप अच्छे से देख लें कि समायोजन के उपाय या तरीके। समायोजन के उपाय,
जब हम समायोजन के उपाय की बात करते हैं तो हम दो तरीके के उपाय देखते हैं। एक उपाय होते हैं हमारे कौन से? प्रत्यक्ष उपाय। और दूसरे तरीके का होता है हमारा कौन सा? अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय। कई बारी बेटा यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से समायोजन का प्रत्यक्ष उपाय है, या निम्न में से प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, या निम्न में से अप्रत्यक्ष उपाय है, या निम्न में से अप्रत्यक्ष उपाय नहीं है। तो आप क्या करें, आप केवल प्रत्यक्ष उपाय को देख लें, बाकी के जितने भी बचेंगे वो सारे किस में चले जाएंगे? अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष उपाय ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से जितनी भी ऑथेंटिक किताबें हैं, मैं गाइडों की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, गाइडों में कुछ भी दे देंगे ये, आप उन पे बिलीव नहीं करेंगे। आप ऑथेंटिक बुक पर बात करेंगे तो ऑथेंटिक बुक में आपका जो प्रत्यक्ष उपाय है वो 4 ही दिए गए हैं। आप इन 4 को देख ले, फिर आपको प्रश्न का उत्तर देने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो 4 जो उपाय हैं प्रत्यक्ष, वो कौन कौन से? देखो, पहला नंबर का जो उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय की बात कर रहे हैं हम। प्रत्यक्ष उपायों में जो पहला उपाय है वो है बाधाओं का निराकरण, या फिर आप इसे एक बात और कह सकते हैं कि निराकरण या बाधाओं को दूर करना, एक ही तो बात है, उनका निराकरण या दूर करना। दूसरा उपाय आता है अन्य मार्ग का अन्वेषण या खोज। अन्य मार्ग का अन्वेषण शब्द बोल देंगे, या फिर एक शब्द और आ सकता है क्या? खोज, अन्वेषण या खोज। तीसरा जो उपाय होगा वो होगा लक्ष्य क्या करना? लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। लक्ष्य या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सीधे सीधे उपाय, कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं है, सीधे सीधे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। और चौथे नंबर पर आएगा विश्लेषण व निर्णय। क्या? विश्लेषण व निर्णय। ये कौन से उपाय हैं? ये प्रत्यक्ष उपाय हैं कि जैसे कोई भी समस्या हमारे सामने आती तो सबसे पहले हम उसे क्या करना चाहेंगे? उस समस्या को दूर करना चाहेंगे या समस्या का निराकरण करना चाहेंगे। अगर नहीं हो पाता है तो हम उस समस्या को दूर करने के लिए या उस बाधा को दूर करने के लिए दूसरे मार्ग की खोज करेंगे। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किसी पर, दूसरे मार्ग की खोज करेंगे या दूसरे मार्ग का क्या करेंगे? अन्वेषण। अगर समस्या का फिर भी समाधान नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? लक्ष्य बदल लेंगे, लक्ष्य का क्या कर लेंगे? प्रतिस्थापन कर लेंगे। और अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो इस समय हम क्या करेंगे? सोचेंगे, विचारेंगे, एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस के बाद क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ हमने किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप या किसी भी तरीके कोई ना, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से समस्या को क्या करना चाहा है? दूर करना चाहा। ये 4 जो उपाय हैं ये क्या हैं? प्रत्यक्ष उपाय। इसके बाद जो छोटे छोटे बहुत सारे आते हैं ना, जैसे समन है, दमन है, प्रतिगमन है, क्षतिपूर्ति, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अप्रत्यक्ष उपायों में। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पहला क्या? बाधाओं का निराकरण या दूर करना। दूसरा, अन्य मार्ग का अन्वेषण या खोज करना। तीसरा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। और चौथा, विश्लेषण व निर्णय। अब हमारे सवाल पर आएं और देखते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा? क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? प्रत्यक्ष तरीका पूछा है तो दमन, ये तो अप्रत्यक्ष तरीका है। प्रतिगमन, ये भी अप्रत्यक्ष तरीका है। युक्तिकरण, ये भी अप्रत्यक्ष तरीका है। और हमने प्रत्यक्ष तरीके में क्या बताया था? देखो ये आ गया क्या? बाधाओं का निराकरण या दूर करना। तो देखो क्या आ गया?
तो प्रत्यक्ष तरीका है क्या? बाधाओं का निराकरण। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बाधाओं का निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए किसकी भूमिका? शिक्षक की। बिल्कुल, उसके मानसिक आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमारी भरपूर भूमिका रहती है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम की भी भूमिका होती है। विद्यालय में अनुशासन, इसकी भी बहुत अच्छी भूमिका होती है। सभी की होती है भूमिका आपके मानसिक स्वास्थ्य को सही करने में। तो क्या आंसर आ जाएगा? सभी की। ऐसे में क्या होता है? सभी का योगदान होता है, किसी एक के ऊपर नहीं कह सकते, सभी का योगदान रहता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सभी का। नेक्स्ट, रक्षा युक्तियाँ है। रक्षा युक्तियाँ बोले तो अपनी रक्षा के लिए, अपने अहम की सुरक्षा के लिए जो हम छोटी छोटी टेक्निक अपनाते हैं ना समायोजन के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? रक्षा युक्तियाँ। तो रक्षा युक्तियाँ क्या है? बिल्कुल मैंने अभी निकल ही गया मेरे मुंह से कि हम अपने अहम की सुरक्षा के लिए। तो रक्षा युक्तियाँ हमेशा क्या कहलाती है? अहम सुरक्षा। अपने अहम की सुरक्षा के लिए हम जब जो छोटे छोटे तरीके अपनाते हैं ना, वही क्या कहलाती है? रक्षा युक्ति। अपनी रक्षा करने के लिए, अपने अहम की सुरक्षा के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अहम सुरक्षात्मक। नेक्स्ट हमारा आएगा 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? अचेतन मन की बात सर्वाधिक कौन करता है? अचेतन मन, दमित इच्छाओं का भंडार गृह, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, कौन मनोवैज्ञानिक है? बिल्कुल सही बात बोली। कौन है? सिगमंड फ्रायड। फ्रायड ने सबसे ज़्यादा बात की थी ना कि अचेतन मन कितना होता है? 9/10 भाग होता है हमारा। तो सबसे ज़्यादा बात अचेतन मन की कौन करता है? सिगमंड फ्रायड। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट, शोधन। निम्नलिखित में से क्या है? शोधन। अब आपको ये तो पता चले पहले शोधन क्या है। शोधन के बारे में मैं बता दूं बेटा, ये एक क्या है? मनोरचना है या एक रक्षा युक्ति है। आप थोड़ा सा जान लें शोधन के बारे में, क्योंकि शोधन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जो ये उपाय बताए थे ना, कौन से? समायोजन का उपाय। और समायोजन में जो अप्रत्यक्ष उपाय बताए थे, ये 4 तो हमारे आ गए प्रत्यक्ष उपाय, और दूसरे हमारे क्या आते हैं? ये तो हमारे थे प्रत्यक्ष उपाय, और दूसरे हमारे किस तरीके के थे? अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपायों की जब हम बात करते हैं तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो आता है वो हमारा कौन सा आता है? शोधन। शोधन को और क्या क्या बोलेंगे ये भी जान लें यहाँ पे। शोधन को अपन बोलते हैं क्या? मार्गान्तीकरण। मार्गान्तीकरण। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं उन्नयन। उन्नयन। और क्या बोलेंगे? और बोलेंगे इसे उदात्तीकरण। उदात्तीकरण। बहुत सारे हिंदी नाम आ गए। अगर इसका हम एक ही नाम करें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोल दो, शोधन बोल दो, मार्गान्तीकरण बोल दो, उन्नयन बोल दो, उदात्तीकरण बोल दो। अब सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन है या शोधन है या मार्गान्तीकरण है या उन्नयन है या उदात्तीकरण? क्या है? उदात्तीकरण का मतलब या शोधन का मतलब या मार्गान्तीकरण का मतलब है कि आपको कोई घटना दुख देती है, किसी घटना से आप बहुत दुखी हो जाते हैं, तो चूंकि ये
समायोजन का उपाय है प्रत्यक्ष। तो अगर आप उससे और दुखी होते तो आप कहीं ना कहीं कुसमायोजित हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने आप को समायोजित करना है। मतलब किसी घटना से आप क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दुखी होने के बाद आप क्या करते हैं, उस घटना से प्रेरित होकर आप कोई ना कोई अच्छा मार्ग की ओर अपने आप को ले चलते हैं, अच्छे मार्ग की ओर। मतलब आप कहीं ना कहीं किन्हीं रचनात्मक कार्यों की ओर अपने आप को लगा देते हैं, रचनात्मक कार्यों की ओर अपने आप को लगा देते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपने क्या लिया, किसी घटना से प्रभावित होकर आपने अपना मार्ग बदल लिया। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, वाल्मीकि का डाकू से साधु बनना इसी मार्गांतरीकरण का उदाहरण है। या फिर एक बालक है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसको क्या बना दिया, मुक्केबाज पहलवान बनना। तुलसीदास का पत्नी की फटकार सुनकर महान कवि बन जाना। या फिर आप कहेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना। ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब सब्लिमेशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ घटना विशेष से प्रभावित होकर, घटना विशेष से प्रभावित होकर के क्या किया, व्यक्ति ने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन वो रास्ता गलत की ओर नहीं, वो रास्ता अच्छे की ओर गया है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका उदात्तीकरण, या ये आपका क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहलाएगा ये आपका। या फिर आपका उन्नयन, अर्थात किसी भी घटना से या किसी भी गलत इच्छाओं से आप हट कर के समाज की ओर, एक अच्छे समाज की ओर जाते हैं। इसलिए पता है इसे और क्या कह देते हैं, इसे कहते हैं नवसृजित विश्व पलायन, नवसृजित विश्व पलायन। मतलब आप एक नए निर्माण होने वाले विश्व की ओर क्या किया आपने, पलायन। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मनोरचना है, तो इसलिए एक बात और याद रखेंगे कि मूल प्रवृत्तियों के रूपांतरण की भी ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। जो इंसान के अंदर मूल प्रवृत्तियाँ होती है ना, उनको भी रूपांतरित किया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि मूल प्रवृत्तियों के रूपांतरण, मूल प्रवृत्तियों का रूपांतरण भी कौन सी विधि से होता है, इसी विधि से होता है, शोधन, मार्गांतरीकरण, उन्नयन, उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। तो अब आप देखेंगे आपका प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा था, प्रश्न आपका बोल रहा है कि शोधन निम्नलिखित में से क्या है। अब आप अच्छे से समझ गए ना, शोधन क्या है, आपका उन्नयन कर दे, आपका मार्गांतरीकरण कर दे, आपका सब्लिमेशन कर दे। आप किसी घटना से दुखी, लेकिन आपने मार्ग बदल दिया, लेकिन वो मार्ग किधर, अच्छे की ओर। तो देखिए, जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते, नहीं भैया ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को क्या कर देता है, निर्देशित करता है। कितना शानदार आया ना, यही बात बताई, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा। और भी देख लेते हैं एक बार। जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का, नहीं यहाँ तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, उपरोक्त में से नहीं, ये भी नहीं है। तो बहुत ही सुंदर और अच्छा आंसर हमारा क्या आएगा कि जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है। बच्चा अच्छे से याद रखना, ये बहुत बहुत बार आता है। इसे क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे क्या, सब्लिमेशन। क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इसलिए आपको याद रह जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है। आप समायोजित हो रहे हैं तो उसमें कौन सा लक्षण पाया जाएगा, कौन सा लक्षण पाया जाएगा, संवेगात्मक अस्थिरता, अस्थिरता, और बात समायोजन की कर रहे हैं, नहीं हो सकता।
समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है, यानी समायोजन में कौन सी चीज मिलेगी। संवेगात्मक अस्थिरता नहीं, अगर स्थिरता होती तो बनता, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, संवेगात्मक अस्थिरता नहीं हो सकता। कुंठा, ये तो खुद ही को समायोजित कर देता है। तनाव, ये तो खुद ही को समायोजित कर देता है। तो समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण, ये लक्षण पाया जाता है कि जो समायोजित व्यक्ति होता है वो साहसी एवं समस्या का समाधान युक्त क्या करता है, व्यवहार करता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। मतलब जो आपकी समायोजन से रक्षा करते हैं वो एक प्रकार कौन सा नहीं है। तो कौन सा प्रकार नहीं है, देखिए, शोधन या उदात्तीकरण, जिसको हमने बोला सब्लिमेशन, ये बिल्कुल एक रक्षा युक्ति का प्रकार है जिसमें व्यक्ति किसी घटना से बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित होकर अपना मार्ग बदल लेता है। तो बिल्कुल इस तरीके से वो अपनी क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये तो प्रकार है। बात करें पश्चगमन, यहाँ शब्द पश्चगमन लिख दिया, ध्यान रखना बच्चा, यही क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रतिगमन। ये भी रिग्रेशन जिसको बोलते हैं, प्रतिगमन भी एक बहुत बहुत अच्छी महत्वपूर्ण क्या है, मनोरचना है, रक्षा युक्ति है। मनोरचना बोल दो या रक्षा, बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है ना, मनोरचना, बिल्कुल इन्हें मनोरचना कह दो, इन्हें अप्रत्यक्ष उपाय बोल दो, या फिर इन्हें क्या बोल दो, रक्षा युक्ति। अपनी अहम की रक्षा के लिए जब व्यक्ति छोटे छोटे उपाय अपनाता है ना, उन्हें बोलते हैं रक्षा युक्ति या समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय। तो ध्यान रखना, या तो आप इन्हें क्या बोल दो, रक्षा युक्ति, या असमायोजन के जो अप्रत्यक्ष उपाय हैं तो पश्चगमन। तो एक बार आप पश्चगमन को भी देख लें कि ये पश्चगमन क्या है। ये भी एक अप्रत्यक्ष उपाय है। तो मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। जैसे एक हमने बताया शोधन, तो एक बार हम किसको देख लें, पश्चगमन को भी देख लें। पश्चगमन, जिसको और क्या बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिगमन। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पीछे लौटना। पीछे लौटना, अब ये पीछे लौटना क्या, पीछे लौटना मतलब जब आपको वर्तमान स्थिति क्या दे देती है, तनाव, और आप कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, कुसमायोजित हो रहे हैं। तो जब वर्तमान स्थिति तनाव देती है तो व्यक्ति अपनी पूर्व स्थिति में लौटता है। जब कभी उसे सुख मिला करता था तो पूर्व स्थिति में लौटता है। यही क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है प्रतिगमन। यानी ये भी एक मनोरचना है, प्रतिगमन, पीछे लौट जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, एक बड़ा बालक है, वो क्या शिशु जैसा व्यवहार करने लगता है। बड़े बालक के द्वारा शिशु जैसा व्यवहार करना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। बड़े बालक के द्वारा शिशु जैसा व्यवहार करना क्या कहलाता है, प्रतिगमन। तो ये भी एक तरीके से क्या है, और अपने आप को क्या करता है, वो थोड़ी देर के लिए खुश करता है। तो ये भी एक क्या कहलाती है, आपकी मनोरचना कहलाती है। कई बार उदाहरण आता है ना कि एक बड़ी लड़की है, रेखा नाम की लड़की है, वो शिशु जैसा व्यवहार कर रही है। तो रेखा कौन सी मनोरचना या कौन सी रक्षा युक्ति का उपयोग कर रही है, तो आपका आंसर आएगा पश्चगमन या प्रतिगमन, या जिसको अपन बोलते हैं रिग्रेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये अभी फ़िलहाल हमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। तो शोधन को हमने पढ़ लिया, शोधन या उदात्तीकरण को पढ़ लिया। पश्चगमन मैंने अभी बता दिया। एक और मनोरचना होती है जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। तो आप क्षतिपूर्ति को भी एक बार जान लें कि क्षतिपूर्ति क्या है। तो देखेंगे 2 हमारी हो गई है, एक तीसरा और जान ले। मुझे लगता है ये सारी ही मनोरचनाओं को यहीं सीख लेंगे, इस तरीके से प्रश्नों में देख करके ही आप लोग सारा यहीं पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्षतिपूर्ति।
देखिए, क्षति का मतलब होता है नुकसान और पूर्ति का मतलब वहाँ से पूरा करना। अर्थात क्या कहेंगे, एक स्थान की कमी या दोष को दूसरे स्थान से पूरा करना। एक जगह की कमी या दोष को दूसरी जगह से पूरा करना ही क्या कहलाती है, क्षतिपूर्ति। अब कहीं नुकसान हो गया, हम कुसमायोजित हो जाएं, इससे अच्छा है कि दूसरी जगह से हम क्या कर लें, पूरा कर लें। अब आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी जीके कमज़ोर है और आपको लगता है कि जीके में कम नंबर आएंगे, तो आप क्या करते हैं, आप मनोविज्ञान को और अच्छा पढ़ के आप उस वहाँ की क्षति को, वहाँ की कमी को आप क्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान से पूरा कर सकते हैं और अपने आप को क्या कर सकते हैं, समायोजित कर सकते हैं। एक और उदाहरण बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, छोटे कद की है, क्या करेगी वो, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग कि वो ऊंची हील के क्या कर लेगी, सैंडल पहन लेगी। तो उस क्षति की क्या कर ली, वो ऊंची हील पहन के उन्होंने क्या कर लिया, सैंडल पहन के उसकी पूर्ति कर ली। तो देखो आपको मैंने, अब आपको आराम से सामने समझ में आ जाएगा कि ये देखिए क्या बोला इन्होंने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। तो शोधन और उदातीकरण भी है, पशगमन भी आ गया और क्षतिपूर्ति भी आ गया। तो कौन सा प्रकार नहीं है, समायोजन इसका प्रकार नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा समायोजन। नेक्स्ट 11 नंबर, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है, फेल हो गया। अब देखो, एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है। आप लोगों को स्टूडेंट्स की ना तो सबसे पसंदीदा मनोरचना बोलती हूँ मैं, ऑफलाइन क्लासेज में बहुत ज़्यादा बताती हूँ। आप लोग सबसे ज़्यादा आपकी पसंदीदा जो मनोरचना है या रक्षा युक्ति है ना, खुद की रक्षा के लिए, देखो रक्षा युक्ति, खुद की रक्षा के लिए आप लोग सबसे ज़्यादा इसी रक्षा युक्ति को अपनाते हो कि एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, खुद को नहीं देगा, परीक्षक को दोष देता। कोई बात नहीं बेटा, दे लो, समायोजित तो हो रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप समायोजित हो रहे हो। इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर भी फिर 4 रक्षा युक्तियाँ आई है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी चारों को, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि औचित्य स्थापन सिद्ध करना इस मनोरचना में क्या होता है। इस मनोरचना में येन केन प्रकारेण अपनी बात को सही साबित करना होता है, यानी अपनी बात का औचित्य स्थापित करता है। कोई ना कोई बच्चा जो होता है यहाँ पर तो क्या करता है, बहाना बनाता है, ठीक है। प्रक्षेपण, हाँ प्रक्षेपण परीक्षक को दोष देता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रक्षेपण का मतलब ही क्या होता है, आरोपण, अर्थात अपनी कमी को दूसरों पर क्या कर देता, फेल आप अपनी वजह से हुए हैं, लेकिन दोष किसको दे रहे हैं, आरोप किस पर लगा रहे हैं, परीक्षक पर। तो यहाँ पर यार राइट आंसर तो इसका यही आ जाएगा कि प्रक्षेपण। कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आपको खुद को नहीं आता और दोष किसको दे रहे हो, आंगन को। टीचर ने तो सबको समान बताया था ना, फिर भी आप फेल हो गए अपनी कमी की वजह से और दोष किसको दे रहे हो, टीचर को। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, आरोपण कर रहे हो। तो ये क्या कहलाएगा, प्रक्षेपण मनोरचना। रक्षा, किसी रक्षा युक्ति का उपयोग। क्षतिपूर्ति अभी अभी मैंने बताई थी, कमी या दोष को दूसरी जगह से क्या करना है, पूरा करना है। प्रतिक्रिया निर्माण, ये एक और मनोरचना आई है। ये 2 मनोरचनाएं आपको और आई है। मैं सभी मनोरचनाओं का कोई जो एक छोटा सा क्लिप बनाकर आपको बताऊं क्या, ये आप मुझे बताएंगे अगर आप जानना चाह रहे, क्योंकि सारियों को मैं अभी बताने लगूंगी तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। आप लोग अगर कहेंगे कि मैम एक छोटा सा इन सारी मनोरचना जितनी भी है इनका एक वीडियो बना दे, तो मैं बना दूंगी, पर वो आप बताएंगे बेटा। और आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा बता रही हूँ, हल्का सा तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। औचित्य स्थापन का मतलब होता है येन केन प्रकारेण अपनी बात को सही साबित करना, ये भी एक रक्षा युक्ति है। प्रक्षेपण का मतलब होता है किसी पर अपनी कमी या दोष
को खुद के ऊपर ना लेकर किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगा देना, तो इसे कहते हैं आरोपण। क्षतिपूर्ति एक स्थान की कमी या दोष को दूसरे स्थान से पूरा करना। और प्रतिक्रिया का निर्माण है कि व्यक्ति अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है, अर्थात कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्सोना की भूमिका निभाता है। ये भी एक मनोरचना होती है कि इंसान अपनी अंतर्निहित जो बातें होती हैं ना उसके विपरीत व्यवहार करता है, इसलिए प्रतिक्रिया निर्माण, या इसे एक शब्द और बोल सकते हैं विपरीत रचना। विपरीत रचना, जैसे कई भ्रष्टाचारी नेता होता है ना और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे, तो ये क्या कहते हैं विपरीत रचना। या फिर कहते ना मन में आवे मुंह बनावे। आप कहीं गए और किसी ने कहा खाना खा लीजिए, आपके मन में आ रही, फिर भी आप कहते नहीं 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 मेरे को भूख नहीं है, तो मन में आवे मुंह बनावे, ये भी एक रक्षा युक्ति है, प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना। लेकिन इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता, कर्मचारी है अधिकारी पर गुस्सा नहीं कर पाता, तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी बेचारी कमज़ोर है, बच्चे भी उससे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, बच्चों पर क्या करता है, व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है। देखो इंसान क्या कर रहा है, अपने आप की अहम की सुरक्षा के लिए, अपने आप के लिए रक्षा युक्ति का, किसी ना किसी रक्षा युक्ति का इस्तेमाल करेगा। तो क्या कह रहा है कि कर्मचारी क्या कर रहा है कि अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है। अब क्या करता है, घर आया तो अपनी पत्नी व बच्चों पर गुस्से को निकाल दिया। या फिर जैसे मैं एक उदाहरण और दे देती हूँ साथ ही साथ आपको, कि माना मैंने आपको डांट दिया क्लास में, अब आप मुझे तो डांट नहीं सकते वापस, आप क्या करेंगे, आप या तो अपने छोटे बहन भाइयों पर गुस्सा निकालेंगे, या फिर अपने खिलौनों को तोड़ेंगे, खिलौनों पर निकालेंगे, या फिर आप किसी बाग बगीचे में जाकर फूलों को तहस नहस करेंगे। ये सब के सब कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप विस्थापित कर रहे हैं अपने गुस्से या आक्रोश को। अपने से छोटे या कमज़ोर पर निकालना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। दमन हो नहीं सकता, यहाँ तो दबाया जाता है। तदात्मीकरण का मतलब होता है एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप अपने गुण दोषों को दूसरे से आत्मसात कर लेते हो, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। औचित्य स्थापन का मतलब होता है येन केन प्रकारेण अपनी बात को सही साबित करना, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी आप अपने गुस्से या आक्रोश को अपने से छोटे या कमज़ोर पर निकालना। अपने से छोटे या कमज़ोर, अब यहाँ पर कर्मचारी था, अधिकारी पर निकाल नहीं सकता, तो किस पर निकाला, किस पर विस्थापित किया, तो अपनी पत्नी या बच्चों पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन। नेक्स्ट, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। समायोजन का मतलब ही आप ध्यान रख लेंगे, समायोजन का मतलब होता है अच्छी प्रकार से क्या करना, व्यवस्था करना। यानी सम मतलब अच्छे प्रकार से, आयोजन मतलब व्यवस्था करना, अर्थात हमारी मानसिक और शारीरिक स्थितियों में संतुलन करना ही क्या कहलाता है, समायोजन। तो समायोजन के संबंध में कौन सी बात गलत है, यह संतुलन प्रदान करता है, संतुलन प्रदान करता है। यह गलत बात पूछ रहा है तो संतुलन तो प्रदान करता ही है, तो सही बात है। यह समस्या का समाधान करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बात गलत है बेटा, गलत ही पूछ रहे हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये तो निरंतर चलता है। हम जन्म से लेकर के, जब से जन्म लेते तब से एडजस्टमेंट करते चलते हैं ना, आजीवन मृत्यु तक हम एडजस्टमेंट करते हैं। और इन्होंने तो क्या कह दिया, चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा गलत है, यही बात गलत है। नेक्स्ट है कि समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, इसलिए गलत बात तो केवल और केवल ये है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बाकी तीनों बातें क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट, एक बालक
जो अधिकांशतः विद्यालय में देर से आता है। पूर्णतः सत्यभाषी बहाना प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ऐसा उदाहरण देता है कि एकदम क्या लगे, सत्य लगे, कि सच लग रहा है कि बिल्कुल बच्चा बिल्कुल सच बोल रहा है। यहाँ पर भी वह कोई ना कोई अपनी रक्षा के लिए, अपनी अहम की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है। बहाने, देखो यही बात मैंने बताई थी ना, बहाने प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है। देखो शोधन में तो हमने क्या बताया था, शोधन में तो हमने बताया था कि व्यक्ति क्या करता है, मार्ग बदल लेता है, मार्गांतरीकरण कर लेता है, सब्लिमेशन करना है किसी घटना से प्रभावित होकर। आत्मीकरण का हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन, किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपने आप का तालमेल स्थापित करके क्या कर लेता है, उसके गुण दोषों को आत्मसात कर लेता है। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन यहाँ नाम बदल दिया, वही प्रतिगमन। यहाँ बालक क्या करता है, पीछे लौटता है, पूर्व में लौटता है, तब अपनी रक्षा करता है। लेकिन क्या कहा, औचित्य स्थापन, येन केन प्रकारेण अपनी बात के औचित्य को, लेट आया है, अब अपनी बात को कि क्यों लेट आया है, बिल्कुल एक सत्य बहाना प्रस्तुत कर रहा है, अपनी बात को सही साबित कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या आएगा, औचित्य स्थापन। इसे औचित्य स्थापन या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोल सकते हो आप तर्क संगतीकरण। क्या बोलते हैं, तर्क संगतीकरण। इसे ही परमीकरण भी बोल सकते हो आप लोग। येन केन प्रकारेण अपनी बात को सही साबित करना ही क्या कहलाता है, औचित्य स्थापन कहलाता है। नेक्स्ट, अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छा समायोजन, आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो सब चीज़ों की, तो अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छे समायोजन की विशेषता सहनशीलता, बिल्कुल अच्छे समायोजन की विशेषता, जितना अधिक आप सहन करोगे उतना ही अधिक आपका व्यक्तित्व अच्छा माना जाएगा, या आप अच्छे समायोजित व्यक्ति कहलाएंगे, समायोजित बालक कहलाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण गुण ही इसका क्या है, सहनशीलता। आत्मविश्वास में कमी नहीं, ये एक समायोजन की विशेषता नहीं हो सकती। संवेगात्मक अस्थिरता नहीं, स्थिरता होता तो हो जाती, संवेगात्मक अस्थिरता नहीं हो सकती। अनियमित, नियमित होता तो हो जाती, लेकिन ये अनियमित दिनचर्या भी एक अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। तो अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है, सहनशीलता। नेक्स्ट, व्यक्तिगत समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। देखिए भाषाएं बदल रही हैं, बातें वही पूछी जा रही है बार बार, यानी कि क्या पूछना चाह रहे, एक तरीके से प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय है। शोधन, ये तो हमने अप्रत्यक्ष में बात की थी। प्रतिगमन, ये भी हमने अप्रत्यक्ष में बात की थी। प्रक्षेपण, ये भी हमने अप्रत्यक्ष में बात की थी। तो हमने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष उपाय में किसकी बात की थी, बाधा निराकरण या बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना बताया था ना, नहीं जा रही, मैं भी खुद नहीं जा रही ऊपर, आपको याद है, मुझे पता है। बाधाओं का दूर करना या बाधाओं का निराकरण, ये कैसा उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय है। नेक्स्ट, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। अब देखिए, स्वीकार करना चाहता है मतलब यहाँ तो ये धनात्मक बात हो गई, और डर रहा है तो ये कैसी बात हो गई, ऋणात्मक, अर्थात ये तो अप्रोचेबल बात और ये अवॉइडेंस। निम्नलिखित में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझा गया है। आपको पता है संघर्ष, जो एक पहला क्वेश्चन आया था ना, संघर्ष या द्वंद्व, ये जो द्वंद्व होते हैं ये कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है प्लस प्लस, अर्थात दोनों ही सकारात्मक विचार। कैसे, जैसे आपके सामने एक को अप्रोच बोलोगे और दूसरे को भी अप्रोच बोलोगे। जैसे आपके सामने 2 नौकरी के कॉल लेटर एक साथ आ जाए, नौकरी के
कॉल लेटर एक साथ आ जाए, तो आपके मन में दो विचार आ गए एक साथ, तो द्वंद्व आएगा। तो ये दोनों ही कहलाते हैं अप्रोच। एक होता है अप्रोच अवॉइडेंस। जैसे आप क्या करते हैं, आप पास तो होना चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते, तो एक प्लस और एक माइनस। एक जिसके बहुत सारे हिंदी नाम, पद्धति, वर्जन, लेकिन अंग्रेजी में आपको मिलेंगे नहीं, यहाँ पे अंग्रेजी नाम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में आप देखोगे इसे कहेंगे अप्रोच और इसे कहेंगे अप्रोच अवॉइडेंस। तो पास होना चाहते हैं, पर पढ़ना नहीं चाहते। एक होता है अवॉइडेंस यानी ऋणात्मक। कभी कभी ऐसा मन करता है आपका कि ना तो पढ़ने को मन करता है और ना ही खेलने को। दोनों ही कौन से विचार हैं? ऋणात्मक। एक और आता है क्या? एक से अधिक धनात्मक और एक से अधिक ऋणात्मक, जिसको बोलेंगे हम मल्टी अप्रोच या मल्टी अवॉइडेंस। अब जो ये पद्धति शब्द है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम पद्धति बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे पद्धति वर्जन, इसको बोलेंगे वर्जन, और इसको एक से अधिक पद्धति और एक से अधिक वर्जन। तो अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है? एक तो प्लस है और एक माइनस, यानी कि शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है यानी प्लस, और डर भी रहा है यानी माइनस, ये माइनस। तो क्या हो जाएगा? पद्धति दोनों सकारात्मक है ही नहीं, गलत। वर्जन यानी वर्जन दोनों ही नेगेटिव नहीं। क्या? एक तो पद्धति यानी प्लस और एक वर्जन। शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करना चाह रहा है, ये तो क्या हो गया? प्लस, और ये क्या हो गया? माइनस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति से गुजर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। इस तरीके के लक्षण किस चीज़ के प्रतीक? एक बालक है और 5 वर्ष का बालक है। 5 वर्ष का बालक लगभग हम 0 से 5 या 6 वर्ष ऐसा अवस्था में लेते हैं ना, तो शिशु है ये मान के चलिए। वो क्या कर रहा है? उसमें संप्रेषण की कमी है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? श्रवण बाधिता नहीं, सुनने की तो बात ही नहीं आई। शैक्षिक पिछड़ापन नहीं, शिशु अभी तो पिछड़ापन की कहाँ। अधिगम अक्षमता नहीं, ये आपका कहलाएगा शैशव स्वालीनता, जिसे आप क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। तो जब बालक अपने आप में लीन रहता है, कम बोलता है, संप्रेषण में कमी होती है, सामाजिक कुशलता नहीं होती है, उसे बोलते हैं शैशव स्वालीनता या ऑटिज्म। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? शैशव स्वालीनता। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। क्या पूछा? मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सहनशीलता बिल्कुल होती है मानसिक स्वास्थ्य में। सामंजस्य की योग्यता बिल्कुल होती है, सामंजस्य की योग्यता। आत्मविश्वास बिल्कुल होता है, लेकिन अपरिपक्वता नहीं। परिपक्वता होता तो ये लक्षण होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे पूछा है लक्षण नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अपरिपक्वता। नेक्स्ट,
तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। देखा ना, मैंने शुरू में ही कहा था कि एक सवाल आपका निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष उपाय है से आएगा ही आएगा एक सवाल। तो आपको चारों जो शुरू में मैंने बताई थी उन्हें देखो 2 बार टकरा गया है और तीसरी बार फिर ये इसी तरीके का प्रश्न आया है, केवल शब्दों का हेर फेर हुआ है। इन्होंने पूछा तनाव को घटाने के लिए समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं, अर्थात प्रत्यक्ष उपाय हैं। तो दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये बात हमने बताई थी। बाधाओं का हटाना, ये बात भी हमने प्रत्यक्ष उपाय में बताई थी। उदात्तीकरण या अथवा शोधन, ये हमने नहीं बताई थी बेटा, प्रत्यक्ष उपाय में नहीं बताई थी। ये क्या आएगा, अप्रत्यक्ष उपाय में आएगी। दूसरा मार्ग खोजना यानी अन्य मार्ग का अन्वेषण, ये भी हमने बताई थी। तो हमने आपको प्रत्यक्ष विधियों में उदात्तीकरण अथवा शोधन नहीं बताया। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? देख लो एक बार, क्योंकि मुझे पता था ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो देखो प्रत्यक्ष विधियां या प्रत्यक्ष उपाय क्या, ये रहे प्रत्यक्ष उपाय। लो भाई, एक बार बार विधियां शब्द और आ रहा है तो हमने इसको एक नाम और दे दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हैं। विधियां, बाधाओं का निराकरण वहाँ आया है ना, अन्य मार्ग का अन्वेषण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और विश्लेषण व निर्णय 4 हैं, वहाँ पर हमारे 3 आए हैं। तो कौन सा नहीं है ये देखते हैं। देखो, तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां, ये भी हैं, ये भी है, ये भी है। तो हमारा आंसर आएगा ए, सी और डी। तो कहाँ पर है ए, सी और डी? हाँ, ए, सी और डी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। नेक्स्ट, कुसमायोजन से तात्पर्य है, हमारा टॉपिक था ना समायोजन, कुसमायोजन। हमने बहुत कोशिशें की कि आप समायोजित रहें, लेकिन कोई ना कोई कारण से कई बार क्या कुसमायोजन हो जाता है। तो कुसमायोजन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? बालक और उसके वातावरण में असंतुलन। बिल्कुल, बालक और उसके वातावरण में असंतुलन ही क्या कर देता है, कुसमायोजन को जन्म देता है। तो ये बात सही है। स्वार्थी व असामाजिक, हाँ, कुसमायोजित जो होता है ना वो स्वार्थी और असामाजिक होता है, सामाजिक नहीं रहता है। संवेगात्मक असंतुलन ये भी रहता है। ये तो तीनों ही बातें हो गई। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। कुसमायोजित ऐसे ही होते हैं, वातावरण के साथ असंतुलन रहता है, स्वार्थी असामाजिक होता है, संवेगात्मक रूप से असंतुलित होता है, हीन भावना से ग्रसित होता है, दूसरे की अच्छी चीज़ों को देखकर भी चिढ़ता रहता है, ऐसे होते हैं ये कुसमायोजित। विभिन्न मानसिक रोगों से ग्रस्त, तनाव, कुंठा, दबाव, सब मानसिक रोगों से खुद खामे खा ग्रसित होते जाते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, कुसमायोजित कर लेते हैं। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कुसमायोजन में विभिन्न प्रकार के विकारों को उनके लक्षणों के साथ सुमेलित कीजिए, लक्षणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, स्नायु विकार, स्नायु बोले तो जो न्यूरोटिक लोग होते हैं ना, जो न्यूरोटिक लोग होते हैं वो हमेशा एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो इनमें एकाकीपन से ग्रसित होते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2। अब आप लोग ऐसे लगा के ना सामने लिख और दें, जिससे आपका इजी हो जाएगा पेपर को। कई बार क्या बच्चे आते हैं कि मैम एरो तो लगा लिया हमने, लेकिन फिर भी हम पकड़ नहीं पा रहे। तो क्या लिख दें, इसके सामने लिख दें 2। अब दूसरा आया क्या, आदत विकार। आदत विकार, आदत विकार जो होती है ना, ये क्या आती है, एक तरीके से बार बार मुंह में या फिर अन्य तरीकों से अंगों में क्या आ जाती है, फड़कन हो जाती है। फिर कहते हैं ना मेरी तो आदत है, आदत है, तो ये फड़कन आ जाती है। तो आदत विकार में क्या चला जाएगा, फड़कन। तो इसके सामने हम क्या लिख दें, 1 में आया ना, ये 1 लिख दिया। तीसरा आता है व्यवहार विकार। व्यवहार विकार, कईयों के व्यवहार में होता है ना दूसरे लोगों को डराना, धमकाना, ये करना, वो करना, उनके व्यवहार में कहते हैं ना इनका तो व्यवहार ही ऐसा है। तो क्या आ जाएगा, डराना, धमकाना।
तो इसमें क्या आ जाएगा 4। इंद्रिय संबंधी विकार, तो इंद्रिय संबंधी विकार में आपका जैसे मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं ना, वो इंद्रिय संबंधी विकार में आ जाता है। तो ये आपका आ जाएगा इंद्रिय विकार, और ये आ गया आपका 3 नंबर का। ये जरूर करना, क्योंकि ऐसे एरो लगाने से क्या आपका नहीं लग पाएगा कि कौन सा कैसे लें। अब आपके सामने ये लिख दिया, अब हमको क्या ढूंढना है 2 1 4 3। तो ये देखते हैं 2 1 4 3 पहले में ही मिल गया। ये देखो 2 1 4 3, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इससे संबंधित हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई है। आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना क्या करेंगे, बिल्कुल उसका क्या करेंगे, बनाए कब रहेगा, जब आप उसका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, संरक्षण। भाई बनाए रखना है तो निश्चित तौर से उसका क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। तो कौन सा पहलू आ जाएगा, संरक्षणात्मक पहलू। नेक्स्ट, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह क्या करता है, घुटने चलता है। तो अब तो याद आ गया होगा ना, मैंने पहले भी बताया था, पीछे लौटना। बड़ा बालक है 8 वर्ष का है, लेकिन छोटा भाई घुटने चल रहा है, तो उसकी तरह क्या करता है, घुटने चलता है। बड़ी बालिका का अपना शिशुवत व्यवहार करना, बताया था ना किसमें, युक्तिकरण में। तो क्या बताया था, येन केन अपनी बात को सही साबित करना। क्षतिपूर्ति में क्या बताया था, एक स्थान की कमी या दोष को दूसरे स्थान से पूरा करना। दमन में क्या करता है, अपनी किसी भी बात को क्या कर देना, कहीं ना कहीं अचेतन मन में पहुंचा देना या धीरे धीरे करके भुला देना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिगमन। प्रतिगमन बोले तो हमने पहले भी आया था क्या, पश्चगमन, पीछे लौटना। देखो लौट गया ना। 8 वर्षीय बालक 8 वर्ष का है और अपने छोटे भाई की तरह क्या कर रहा है, घुटने चल रहा है, लौट गया पीछे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिगमन। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण व अवगुणों का क्या कर लेना, अनुकरण कर लेना या अपना लेना। आइडेंटिफिकेशन कहते हैं ना जिसको, कि किसी व्यक्ति के, किसी पद प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति का, कि मैं तो फैन सलमान खान की हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को, जब कई बार देखते हो आप, बहुत सारे लोग, फिल्म आई थी अभी कुछ समय पहले, सालों पहले, गजनी, तो बहुत सारे लोग क्या आमिर खान वाली स्टाइल में आ गए थे। कुछ समय पहले फिल्म आई पद्मावती, तो बहुत सारी महिला ने बड़ी बड़ी नथ, यानी अपने आप को क्या बना लिया उन्होंने, पद्मावती। तो ऐसे में क्या करता है व्यक्ति, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को बना लेता है। तो देखो कौन सा आंसर सही आएगा, लग रहा होगा, लेकिन एक बार देख लें। प्रतिगमन में तो क्या होता है, पीछे लौटता है। दमन में क्या करता है, अपनी भावनाओं को क्या कर लेता है, दबा लेता है, या फिर अपनी भावनाओं को क्या कर देता है, धीरे धीरे किसी भी कष्टदायक स्थिति को अचेतन मन में पहुंचा देता है। ये क्या कहलाता है, दमन। प्रक्षेपण, दूसरों पर आरोप लगा रहा है, लेकिन तद 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 यानी तदात्मीकरण, तदात्मीकरण, उसके जैसा अपना आत्मसात कर लेना, इसलिए इसे तदात्मीकरण भी कह सकते हो, और इसे क्या कह सकते हैं, आत्मीकरण। किसी दूसरे की तरह अपने आप को बना लेना, और फिर खुद को लगता है कि हम तो उसके जैसे ही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, आत्मीकरण। नेक्स्ट, जब व्यक्ति तनाव के कारण अपने आदिम रूप में चला जाता है, आदिम मतलब बोले तो पहले वाले, कोई तनाव देती है वर्तमान स्थिति और व्यक्ति अपने पहले वाले रूप में चला जाता है, तो वही पहले वाले यानी पीछे लौटना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिगमन। मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैं बहुत बार ही आपको बता चुकी, और फिर भी अगर आपकी इच्छा रहेगी कि
समस्त इन मनोरचनाओं या रक्षा युक्तियों की एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूँ तो आप कहेंगे तो मैं डाल दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या रहता है कि आपका पेपर नज़दीक है, तो मुझे लगता है कि इसी माध्यम से मैं आपको ये सारी बातें बता दी। फिर भी आपकी इच्छा सर्वोपरि, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है भैया, आपके अनुसार ही चलेंगे, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, तुम जैसा कहोगे हम तो वैसा ही कर देंगे। पर आपको ये ज़रूर बताना पड़ेगा कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, तभी मैं आगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगी। चलिए नेक्स्ट, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। आपको बच्चा अच्छे से पढ़ना है। नहीं है, क्या पूछ रहा है? नहीं है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, समायोजित व्यक्ति उत्तरदायित्व की स्वीकृति बिल्कुल लेता है, जो उसे उत्तरदायित्व दिया गया, ये बात सही है। उचित संवेगों का प्रदर्शन, बिल्कुल ये बात भी सही है, वो जहाँ समय आता है वहाँ उसी संवेग का प्रदर्शन करता है। दूसरों के साथ संबंध बनाने की योजना, ये बात भी सही है, दूसरों के साथ सही संबंध बनाता है। लेकिन केवल और केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन ऐसा कोई भी समायोजित व्यक्ति नहीं करेगा। अपने लिए नहीं जीता है ऐसा व्यक्ति, दूसरों के लिए जीता है, समायोजित रहता है, अपनी इच्छाओं का दमन करता है दूसरों के लिए। अब देखो समय बज रहे हैं, समय हो रहा है तकरीबन कितना, 10:15, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कोचिंग से आने के बाद क्या होता है, घर का भी काम करना पड़ता है, और उसके बाद जब समय मिलता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी मैं एक थोड़ा सा हेल्प हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज में तो सारा बता दी, पर हर बालक तो नहीं जुड़ा हुआ होता है ना बेटा ऑफलाइन क्लास में। तो यहाँ पर इस बहाने से, इस माध्यम से आपको ये जानकारी दे दूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरा एक समायोजन का ही उदाहरण है कि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। यहाँ कहीं पर भी मैं स्वार्थी होती या मैं व्यक्तिगत सोचती तो मैं ये नहीं करती। तो ये विशेषता एक समायोजित व्यक्ति की नहीं हो सकती, केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन। नेक्स्ट, मुंह में राम बगल में छुरी प्रतिरक्षा युक्ति। बहुत सारे लोग आपके आसपास मिल जाएंगे ऐसे। गाना सुना था ना पुराना एक, कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। पर सोना बने हुए होते हैं बहुत सारे लोग, और अपने आप को क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, खुश रखते हैं, जैसे हमें तो उनका पता ही नहीं है कि वो अंदर क्या है और बाहर क्या है। बेटा पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, या फिर क्या बने रहते हैं बेटा, ये बने रहते हैं, समझ गए, बगुला भगत। या फिर मैंने एक उदाहरण और दिया था कि मन में आवे मुंह बनावे, मन में आवे मुंह बनावे। क्या प्रतिगमन में तो पीछे लौट रहे थे, हो ही नहीं सकता। विस्थापन में अपने गुस्से या आक्रोश को अपने से कमजोर पर निकाल रहे थे, नकारात्मक व्यवहार की बात ही नहीं है। क्या प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर क्या कहेंगे इसे, बताया था ना, विपरीत रचना। विपरीत रचना अपनी अंतर्निहित भावना के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करते हैं, होते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। मुंह में राम राम और बगल में क्या छिपाए फिरते हैं, छुरी की जब चाहो जब काट देना। आसपास बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ऐसे, सब पता चलता है, पर ऐसे है कि वो लोग खुश रहते हैं, अपने आप को समायोजित करते हैं ये मनोरचना अपना के भी, ये रक्षा युक्ति अपनी रक्षा करते हैं ये मनोरचना अपना करके। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण। नेक्स्ट, कुसमायोजित बालक के साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए, चाहे बालक कुसमायोजित है, लेकिन शिक्षक को प्रेम व सहयोगात्मक होना चाहिए। कारणों का पता लगाकर, आखिर बालक क्यों हो रहा है भाई कुसमायोजित, कारणों का पता लगाकर समाधान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। निदानात्मक मतलब डायग्नोसिस करनी चाहिए, लेकिन उस बालक के साथ कभी भी शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, दमनात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा व्यवहार शिक्षक को नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी नहीं करती, मेरे हर स्टूडेंट्स के साथ मेरा प्रेम व सहयोग का व्यवहार भी रहता है। समस्या दिखती है तो मैं कारणों का भी पता लगाकर कोशिश करती हूँ कि समाधान करूँ, और मैं बीच बीच में पता डायग्नोसिस भी करती रहती हूँ। मैं कभी भी मेरे किसी भी स्टूडेंट्स के साथ दमनात्मक व्यवहार नहीं करती। तो कुसमायोजित बालक के साथ कभी भी शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, दमनात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन,
यातायात के नियमों का उल्लंघन करके अपने महत्व को दिखाना। कुछ लोगों की आदतें होती है ना कि क्या करते हैं, खुद गलत करेंगे और उसके बावजूद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। ये भी उनका रक्षा का एक, अपनी अहम की रक्षा के लिए ये भी एक उनके पास एक तरीका होता है कि खुद गलत करते हैं और दिखाते ऐसे हैं कि हम तो पता नहीं कितने ठाडे हैं और भाई हम तो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से अपने आप को क्या कर लेते हैं ये लोग, अपनी एक तरीके से अहम की रक्षा करते हैं। तो देखो शोधन में मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पर व्यक्ति अपना मार्ग बदल लेता है। समन में जानबूझकर ही किसी भी बात का लफड़ा नहीं करते ये लोग। ये क्या कर लेते हैं, समाधान वहीं की वहीं निकाल लेते हैं कि कोई भी दुखदाई बात है तो जानबूझकर वहीं चेतन मन से ही निकाल लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, समन कहलाता है। दमन, इसमें धीरे धीरे करके अपनी किन्हीं भी दुखदाई बातों को व्यक्ति कहाँ पहुँचा देता है, अचेतन मन में। लेकिन ये जो नकारात्मक या आक्रामक व्यवहार जो होता है ना, ये ही क्या कहलाता है, ये इसकी अहम सुरक्षा के लिए अपनाता है कि कहाँ, कि अपने महत्व को दिखाना चाहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, गाड़ी को गलत जगह पर पार्क करेंगे, उसके बाद भी क्या करते हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, गलत जगह पर पार्क करेंगे और फिर भी अपना रौब दिखाएंगे। कुछ लोग होते हैं प्रतिबंधित स्थानों पर गाड़ी पार्क कर देंगे या प्रतिबंधित जगह से जैसे बगीचे वगैरह से फूल तोड़ेंगे, उसके बाद भी अपने महत्व को दिखाएंगे कि तुम तो बहुत बड़े हीरो। इस तरीके से अपने आप को क्या करते हैं, समायोजित करते हैं या अपनी अहम की सुरक्षा करते हैं। ये जो उपाय हैं ना, ये सारे के सारे उन चार को छोड़कर ये सारे के सारे छोटे छोटे जिस भी तरीके से आ रहे हैं ना, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपनी रक्षा करते हैं। तो ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष उपाय या अप्रत्यक्ष विधियाँ कहलाती है। तो मैंने एक तरीके से पूरे टॉपिक को आपके सामने समायोजन बचने का कौन सा उपाय है, कौन सा प्रत्यक्ष उपाय है या कौन सा अप्रत्यक्ष उपाय, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें मेरे बच्चों। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।